चलिए, सो गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आज के इस सेशन में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज रात से सुपर फास्ट सीरीज शुरू होने वाली है और मैं बिल्कुल टनाटन हूं। बिल्कुल नजरें नहीं लगाना है, सब लोग नजर मत लगा दीजिएगा, है ना। नजर लग जाती है तो इसलिए बचा के रखना है, ठीक है। चलिए, सो गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्तों, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है आज के सेशन में जिसका नाम है सुपर फास्ट सीरीज। बीपीएससी के एग्जाम को देखते हुए इस सीरीज को स्टार्ट किया गया है। तो मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है इस सुपर फास्ट जीएस सीरीज के अंदर में जिसका आज शुभारंभ होने वाला है। और आप आज गवाह बनेंगे पहला क्लास आज होने वाला है। ये सुपर फास्ट होगा, बिल्कुल एक्सप्रेस की तरह। इसके अंदर में हम 50 से 75 क्वेश्चंस करेंगे पर डे भाई, और सिर्फ 1 घंटे की क्लास होगी, सिर्फ 1 घंटे की क्लास होगी। ये क्लास बीपीएससी के बच्चों के लिए, साथ ही साथ वैसे सभी लोग जो सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं और एसआई वगैरह एग्जाम्स तो इजीली कवर हो जाएंगे। इससे खास हमारा फोकस होगा बीपीएससी और सीडीपीओ का एग्जाम। तो सभी लोग हैं तैयार? एक बार मुझे इशारा कीजिए। पॉलिटी नहीं होगी सर? बिल्कुल होगी मेरे भाई, आप चिंता ना करिए। बीच बीच में हम पॉलिटी भी लेते आएंगे आपके लिए, बीच बीच में हम पॉलिटी भी लेके आ जाएंगे, आप बिल्कुल मत चिंता कीजिए, ठीक है। तो चलिए, पीडीएफ हो चुका है तैयार, हम हैं तैयार, आप हैं तैयार, तो फिर देर किस बात की। तो एक बार जरा थम्स अप कीजिए और फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। एक बार थम्स अप, अपना भी टाइम आएगा। जय माता दी, जय माता दी मेरे दोस्त, जय माता दी। विटामिन B2 से शुरू करेंगे, शुरू करें क्या? एक बार थम्स अप हो चुका है, पहला क्वेश्चन आ चुका है। स्लाइड बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलर कॉम्बिनेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विटामिन B2 की कमी से, विटामिन B2 की कमी के कारण बेरी बेरी, एनीमिया, स्कर्वी और वृद्धि में रुकावट, कौन कौन सी चीजें जो हैं होती हैं विटामिन B2 की कमी से? ध्यान रखिएगा, बी में B2 बोल रहा है। पोल लगाइएगा 1 2 3, पोल लगाइए। विटामिन B2 में कौन सी कमी है? बहुत सारे लोगों का गलती है, मैंने इसलिए पहले ही कहा था कि जरा ध्यान से लगाइएगा। सिर्फ विटामिन B नहीं है, मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा ध्यान से लगाइएगा इस क्वेश्चन को, मैंने पहले ही कहा था आपसे, है ना। चलिए, कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा वृद्धि में रुकावट। देखिए, विटामिन B2 को जरा सा फास्ट एक्सप्लेनेशन करते हैं। विटामिन B2 को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? तो राइबोफ्लाविन कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोफ्लाविन। और इसी के कारण हमारे हाइट में, जो बच्चे का हाइट नहीं बढ़ता है या स्किन का त्वचा खराब हो जाता है, ये सब समस्याएं आती हैं। और इसके स्रोत क्या होते हैं? क्या खाएं पिए की प्रॉब्लम ना हो तो मांस, मछली, अंडा, ये सब चीजें खाइए जिससे आपको दिक्कत ना हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विलियम गिलबर्ट को किसके आविष्कार का श्रेय जाता है? इलेक्ट्रिक बैटरी, इलेक्ट्रिक पंखा, इलेक्ट्रोस्कोप, लिफ्ट। तो बताइए, पोल लगाइए सबसे पहले। 1 2 3 हो चुका है। रन युद्ध तैयार। और आपको बताना भी है कि किसका आविष्कार जाता है। बहुत खराब परफॉर्मेंस हो रही है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों? व्हाई इट इज सो? तो बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है और ये भी गलत ही हुआ है। कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्कोप। आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि पहला इलेक्ट्रोस्कोप कहां बनाया जाता है। याद रखिएगा, पहला इलेक्ट्रोस्कोप किसको कहते हैं? तो कीलकीत सुई को। याद रखिएगा, कीलकीत सुई को हम लोग क्या कहते हैं? पहला इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। बेसिकली ये क्या पता करता है? तो आपको पता ही है, लगभग 1600 में इसका आविष्कार हुआ था। दो बातें सिर्फ ध्यान में रखिएगा। अमरकंटक नदी प्रणाली जो पूछ रहा है, किस प्रकार की जल निकासी प्रणाली का उदाहरण है? 63वीं बीपीएससी का ये पूछा हुआ सवाल है। 63rd का क्वेश्चन का ऑप्शन है द्रमाकृतिक, त्रिज्याकार, अभिकेंद्रित, जालीदार, डेंड्रेटिक, रेडियल, सेंट्रीपिटल और ट्रैलिक। तो ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा मेरे दोस्तों। पोल लगाइए 1 2 3 1 2 3। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा जानबूझ के क्लासिक रखा गया है, मतलब मजा आने वाला है आपको। चलिए, बहुत बढ़िया, फटाफट। राजलक्ष्मी जायसवाल आ गई हैं, रीता कुमारी आ गई हैं, हेमा, मुरारी, अश्विनी, विनोद, बहुत सारे लोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रायंगुलर इज त्रिज्याकार। त्रिज्याकार आपको पता होना चाहिए। देखिए, दो लाइन इसके बारे में बताऊंगा। अमरकंटक नदी प्रणाली क्या है? एक जल निकासी प्रणाली है। पहली बात, जब नदियां पहाड़ों से निकलती हैं तो सभी दिशाओं में बहती हैं, और इसीलिए ये जो अमरकंटक से निकलने वाली नदियां हैं, जब पहाड़ों से निकलती हैं तो ये सभी दिशाओं में बहती हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? त्रिभुजाकार कहते हैं। इधर से पानी निकला, इधर से पानी निकला और इधर से नीचे से।
तो तीनों तरफ से निकलती हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, त्रिज्याकार नदी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और जब भी आपको पानी जो बहता है वो आपको पेड़ों की ब्रांचेज की तरह दिखे, मान लीजिए पेड़ की शाखाओं की तरह दिखे, इधर 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 इधर, ये सब जब दिखे तो इसे क्या कहते हैं, वृक्षाकार कहते हैं। क्या कहते हैं, वृक्षाकार कहते हैं। एक होती है जालीदार प्रणाली होती है। जालीदार किसको कहते हैं, जब प्रथम सहायक, जो हमारी प्राथमिक सहायक नदियां हैं वो समानांतर बहती हैं, ठीक है ना, दूसरी सहायक नदियों के लंबवत चलती हैं, तब उसे हम जालीदार कहते हैं। ऐसे 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 जालीदार बनाता है, इसको जालीदार कहते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं लगती है, मध्य प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। पोल लगाइए 1 2 3। पॉलिटी की क्लास बीच बीच में होगी, आप चिंता मत कीजिए सिमरन जी, पॉलिटी की क्लास बीच बीच में होगी, पॉलिटी बीच बीच में लेते रहेंगे, थ्योरी क्लास, डोंट वरी। तो टाइम हो गया है, अब करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश भारत का है, और भारत में लगभग 3,08,000 किलोमीटर, 3,08,000 किलोमीटर में, स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। भोपाल इसकी राजधानी है। आपको पता होगा मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल इसकी राजधानी है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश बेसिकली क्या है, तो प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है, और भारत के अंदर में उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, गुजरात से लगती है। ये रहा यहाँ पे एमपी, यहाँ यूपी से लगता है, यहाँ महाराष्ट्र से लगता है, यहाँ गुजरात से लगता है, लेकिन बिहार से इसका सीमा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि बीच में छत्तीसगढ़ आ जाता है। नेक्स्ट, शरीर में आयरन महत्वपूर्ण रूप से मदद करता है। देखिए मेरे को ना 1 मिनट लग रहा है, 15 सेकंड का पोल दे रहा हूं आपको, 10 सेकंड आपको मैं पोल दे रहा हूं, 10 सेकंड क्वेश्चन बनने में और 40 सेकंड डिस्कशन में। तो अगर आप मेरे को कोऑपरेट करेंगे तो मैं 1 घंटे के अंदर में 60 क्वेश्चन करा पाऊंगा डिस्कशन के साथ, इसलिए आराम से रहिएगा। शरीर में आयरन महत्वपूर्ण रूप से मदद करता है हार्मोन के उत्पादन में। आयरन किस चीज में मदद करता है, विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने में, डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंचाने में, रक्त का थक्का बनने से रोकने में, और हड्डियों को मजबूत करने में। पोल लगाना है, पोल लगाइए 1 2 3। और ये भी बता दीजिए कि जब ब्लड क्लॉट हो जाता है तो कौन सा विटामिन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, कौन सा विटामिन जब ब्लड क्लॉट हो जाता है, वाईफाई इशू। चलिए तो बहुत बढ़िया, आ गया। अभी तक किसी का करेक्ट आंसर नहीं आया मेरे दोस्तों, पोल लगाइए 1 2 3। पोलिंग मैंने लगा दिया है। इंटरनेट का कुछ इशू हो रहा है लग रहा है, देखिए इंटरनेट का कुछ इशू आप लोगों को भी आ रहा है क्या? आपका कोई मैसेज मुझे नहीं आ रहा, मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूं, चलिए आ गया वापस, स्टॉप हो गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने में। थोड़ा इंटरनेट स्लो है आज, बीच बीच में अगर गायब हो तो बचा लीजिएगा, ठीक है। देखिए आयरन की जब आप बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो आयरन हेमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन को क्या करता है, जो हमारा शरीर का फेफड़ा है, लंग्स है, इस लंग्स से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है, याद रखिएगा। और आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो एनीमिया होती है। कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पोल नहीं आया तो चलिए पोल रहने दीजिए ना, लीजिए पोल लगा लीजिए, पोल लगा लीजिए फटाफट। तो एनीमिया होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और भारत के अंदर में लगभग 40% शिशुओं की जो मौत होती है, जो मृत्यु दर है, उसमें 50% कंट्रीब्यूशन जो है इसी आयरन की कमी का होता है। नेक्स्ट, तोंगुप दर्रा, ध्यान रखिएगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। तोंगुप दर्रा भारत को किसके साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है, रास्ता है? अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार। पोल लगाइए 1 2 3। थोड़ा फास्ट रहिए, फास्ट, क्योंकि 2 लाइन का डिस्कशन भी करते चलना है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर होगा म्यांमार, याद रखिएगा। तोंगुप दर्रा कहां पे है, म्यांमार। जरा बताइए अटल पथ जो अटल बना है, जो अटल वाला दर्रा बना है, ये किसके में बना है, किसको काट के बना है? नेक्स्ट, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, 65th बीपीएससी का। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, नेशनल वाटरवेज 1, इलाहाबाद, हल्दिया, सदिया, दुर्बु, कोलबम, कोट्टपम, काकीनाडा, पुडुचेरी। पोल लगाइए 1 2 3। और हम जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी भारत देश के अंदर में कितने टोटल नेशनल वाटरवेज हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या कितनी है? 2 4 6 8 10, कितनी संख्या है ये बताइए। बहुत बढ़िया, तो करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों हो जाएगा ए ऑप्शन। याद रखिएगा अभी टोटल 6 है, कितनी है? 6 है। और इलाहाबाद से हल्दिया क्या है, तो नंबर 1 है, और टोटल कितनी है? 6 है।
गुप्त काल के दौरान, गुप्त काल के बारे में आ गया, गुप्ता पीरियड आ गया। गुप्त काल के दौरान वन भूमि को किस रूप में जाना जाता था? वन भूमि को किस रूप में जाना जाता था? खिल, सीता, अपहृत, चाचर। पोल लगाइए 1 2 3। पीडीएफ के लिए मैं आपको बता देता हूं, सुबह वाला पीडीएफ मिल गया था आप लोगों को। सुबह के दोनों क्लास का पीडीएफ A4 साइज में मैंने दे दिया था। इस क्लास का भी पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ए ऑप्शन, अपरहित। अपरहित क्या कहते हैं आप जरा समझिए। जो असिंचित भूमि होती है, जो अनइरिगेटेड भूमि होती है, असिंचित भूमि होती है, जो कृषि करने लायक थी लेकिन फिर भी उस भूमि की अगर सिंचाई नहीं की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? अपरहित वन भूमि कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमालिया के भारतीय राजपूत कौन है? सोमालिया में भारत के राजदूत कौन है? बड़ा बढ़िया सवाल है। पूजा देवी, तरुण कुमार, उदय शंकर, वीरेंद्र कुमार, पॉल। पोल लगाइएगा 1 2 3। सुनील दत्ता वीक में फुल टेस्ट। भैया पहले ये तो कर लीजिए, बस इसको ही चलने दीजिए, इसी से आपका काम हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन, वीरेंद्र कुमार पॉल सर हैं, आईएफएस ऑफिसर हैं, ध्यान रखिएगा, और ये बने हैं सोमालिया के राजदूत। सोमालिया की राजधानी कहां है? कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा के विश्वविद्यालय किस आक्रमणकारी द्वारा नष्ट किए गए थे? कौन वो आक्रमणकारी था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ मरोड़ के समाप्त कर दिया था? गजनी, गौरी, खिलजी, तैमूर। पोल लगाइए 1 2 3। चलिए, तो बहुत सारे लोग आ चुके हैं, फटाफट जुड़ते जा रहे हैं, बीच बीच में लाइक शेयर होते रहना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बख्तियार खिलजी। बताइए, 2 बार तोड़ा तो बन गया, तीसरी बार जब आक्रमण किया, जब तीसरी बार इसने नष्ट किया तो नहीं बना। बेसिकली ये बना किस कब था? तो 5वीं शताब्दी के दौरान चंद्रगुप्त वंश के कुमार गुप्त ने इसको बनवाया था। किसने बनवाया था? तो कुमार गुप्त में बनवाया था। ये विश्वविद्यालय लगभग 800 वर्षों तक रहा, याद रखिएगा, 800 ईयर्स तक ये रहा। 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक रहा। 5वीं से लेकर 12वीं। ऐसा माना जाता है कि इस विश्वविद्यालय में 2000 से ज्यादा टीचर थे और 10,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे। सोच लीजिए कितना बड़ा यूनिवर्सिटी होगा। और सबसे बड़े तो हेनसांग जो आए थे, जिन्होंने कई धर्म ग्रंथों को यहां से वापस लेके भाग गए और बाद में जाके चीन में छोटा छोटा आंखों से, चीनी आंखों से उन्होंने क्या किया? अनुवाद किया। याद रखिएगा, 3 बार हमला हुआ था, याद रखिएगा। सबसे पहले किसने किया था? हुनों ने किया था, फिर किसने किया था? गौरों ने किया था, और लास्ट में किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। पहला आक्रमण हुनों का, दूसरा आक्रमण गौरों का, तीसरा आक्रमण खिलजी का। ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है क्या? बाकी लोग जरा कमेंट करके बता दीजिए, ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है क्या? भाई आप अपना इंटरनेट चेक कर लीजिए। केशवानंदन भारती अभी अभी गए हैं। केशवानंदन भारती, केशवानंदन भारती मामले में जांच के लिए कितने न्यायाधीशों की संख्या थी? मतलब कितने लोग उस केस के जजमेंट थे? संविधान की जो पीठ थी, 2 सदस्यीय, 3 सदस्यीय, 5, 9, 13, 11। पोल लगाइए 1 2 3। पोल लगाना है, फटाफट पोल लगाइए। यहां पे इंतजार कीजिए, ABCD आएगा और उसमें टिपिए। और जरा एक बार मेरा रेफरल कोड भी बता दीजिए जरा दबा के। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, एस, न्यायाधीश की संख्या 13 थी। सुन लीजिएगा, ये जो विवाद हुआ था, ये जो वाद हुआ था, जो बहस हुई थी, इस वाद के दौरान 13 जजों की सबसे बड़ी संविधान की पीठ थी। भारतीय इतिहास में इतनी बड़ी पीठ दोबारा कभी नहीं बनी। और एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय जिसने भारत की जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया था। मेरा रेफरल कोड के नीचे आप लोगों ने शायद अभी तक पढ़ा नहीं है, जरा ध्यान से इस नीचे वाले लाइन को पढ़ लीजिए। इस नीचे वाले लाइन को पढ़िए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने ब्राह्मण सारथी, ब्राह्मण सारथी योजना के बारे में पूछ रहा है। थी यहां पे आ गया है। ब्राह्मण सारथी योजना की शुरुआत की है, बहुत फेमस है, कुछ है नहीं खास। छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, मणिपुर। पोल लगाइए 1 2 3। तो जे भाई लोग अभी तक नहीं खे खरीद लिया, अगर सब्सक्रिप्शन लेवे कोई अभी ऑफर चला था, 12 महीना के खरीद लोग 14 महीना के मिली, 2 महीना ज्यादा मिली। ऐसे 12 महीना में 2 महीना बेसी, 14 महीना रेफरल कोड यूज करे SSR 10 के दबा के। 6 महीना अभी टाइम बा एग्जाम में, 6 महीना 6 गो सब्जेक्ट पढ़े के बाद धुआं उड़ा दिया। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आसाम। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? आसाम। आसाम के मुख्यमंत्री कौन है? तो शब्दानंद सोनवाल हैं। कौन है? शब्दानंद सोनवाल। फिर से वही जीत गए हैं। और गुवाहाटी के अंदर में ये योजना की गई थी। बेसिकली है क्या इसमें? इसमें इस सारथी योजना के अंदर में क्या है कि महिलाओं को और वरिष्ठ नागरिकों को बस के अंदर में, जो गुलाबी बस है, पिंक बस है, उनके अंदर फ्री पास दिया गया है कि जाइए मन भर पूरा घूम के आइए। बताइए, कोरोना में बेचारा कहाँ घूमने जाएगा? वेयर ही विल गो? पिंक बस।
सूर्यास्त कानून जानते ही हैं, पढ़ाया भी है, आपकी कॉपी में लिखवाया भी है, प्लस कोर्स के अंदर में लिखवाया है। सूर्यास्त कानून किसकी एक अनिवार्य विशेषता थी? जमींदारी, रैयतवारी, महालवारी, कबूलियत। पोल लगाइए 1 2 3, गलत नहीं होना चाहिए। और मुझे ये बताइएगा कि कबूलियत प्रणाली किसके शासनकाल के दौरान लागू की गई थी? अभी 2 दिन 3 दिन पहले पढ़ाए हैं, मेडिएवल हिस्ट्री में 3-4 दिन पहले ही पढ़ाए हैं। कबूलियत बोले थे, लिखवाए शायद हैं या नहीं है, मुझे याद नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जमींदार प्रणाली। सूर्यास्त कानून का मतलब क्या होता है? सूर्यास्त कानून जमींदार प्रणाली का एक प्रमुख अंग माना जाता था। इसमें क्या होता था? जमींदारों को सूर्यास्त से पहले जो तिथि फिक्स था कि इस दिन टैक्स जमा कर देना है, अगर वो फिक्स डेट पर सूर्यास्त से पहले जो राजस्व था उसका भुगतान नहीं करते थे किसानों से इकट्ठा करके उनको भुगतान करना होता था, नहीं देने पर वो भूमि का स्वामित्व खत्म हो जाता था। कबूलियत प्रणाली याद रखिएगा, शेर शाह सूरी याद रखिएगा, शेर शाह सूरी के काल के दौरान लगाया गया था। बेसिकली इसमें होता क्या था? किसानों को जमीन पट्टा पे दिया जाता था और कबूलियत दिया था। कबूलियत का मतलब क्या होता है? कि समझौते प्रकार। आप कैसे कहते हैं कि बाबूजी पट्टे पर दे दिए हैं जमीन को, कि पटाई पर, यानी एक समझौता कर लिए कि आधा तुम रख लेना, आधा हम रख लेंगे। इसी को कहते हैं समझौता वाली करार, जिसको कहते हैं कबूलियत प्रणाली। शेर शाह सूरी के समय में किया गया था और डायरेक्ट कर किससे वसूला जाता था? तो किसानों से नहीं वसूला जाता था, इन पट्टेदारों से वसूला जाता था। निम्नलिखित में से कौन सामान्य रूप से पौधे का प्रजनन अंग है? पौधे का प्रजनन यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जड़, तना, पत्ती, फूल। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। एसके चंदन एंड अदिति कश्यप, अदिति बहुत दिनों के बाद दिख रही है। सुमन मिश्रा जी डन कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर डी है। फास्टेस्ट फिंगर 5 में रिया सिंह 0.3, अजय कुमार 0.3, श्वेता वर्मा 0.8, कुश 0.9, ऐश्वर्या राज 0.9। करेक्ट आंसर हो जाएगा फूल। मेरे दोस्तों देखिए, फूल जो होती है ना, फूल आवृत बीजी के अंदर में प्रजनन इकाई मानी जाती है। बेसिकली ये यौन प्रजनन, याद रख लीजिएगा क्या है ये? यौन प्रजनन के लिए ये फूल होता है, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं है। प्रजनन अंग अगर पूछा जाए तो अंग होता है पुमंग और ज्यांग। पुमंग और ज्यांग ये क्या होते हैं? तो ये प्रजनन अंग होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाटा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार पूरे देश में महिला पुलिस कर्मियों के प्रतिशत में बिहार का स्थान क्या है? बिहार में कितने प्रतिशत, मतलब सबसे ज्यादा महिलाएं कहां हैं या नहीं है? मतलब ये पूछ रहा है कि बिहार पुलिस में या यूपी पुलिस में या आंध्रा पुलिस में कहां पर महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा है, मतलब कहां महिलाएं ज्यादा हैं? तो बिहार का स्थान तो आपको ही पता है, हम लोग नीचे से टॉप हैं, ई ऑप्शन है ना। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सिद्धांत श्रीवास्तव बहुत दिन के बाद दिख रहे हैं। सिद्धांत क्या हालचाल है तुम्हारे? हाँ, पढ़ाई लिखाई तो तुम छोड़ दिए हो बच्चा, तुम दिखते नहीं हो क्लास में आजकल कहीं से भी। चलिए, तो करेक्ट आंसर बहुत कम लोगों के आए हैं। करेक्ट आंसर है जाएगा ए ऑप्शन। याद रखिएगा, पहले स्थान पर बिहार है, मतलब बिहार में महिला पुलिसों की संख्या ज्यादा है। कितनी है? तो याद रखिएगा 25.3%, 25.3% महिलाओं की हिस्सेदारी है बिहार में। दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पे हिमाचल है, याद रखिएगा हिमाचल जो है दूसरे नंबर पे है 19.15% के साथ। और चंडीगढ़ तीसरे नंबर पे है, ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ तीसरे नंबर पे है। बस इससे ज्यादा पता करने की जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन सी माध्यमिक पूंजी बाजार की विशेषता नहीं है? मतलब क्या सेकेंडरी कैपिटल मार्केट की बात कह रहा है? यह तरलता उत्पन्न करता है, गलत बात। इसे दीर्घकालिक निवेश के लिए पसंद किया जाता है, यह भी गलत बात। या एक माध्यम द्वारा जारी किया जाता है, गलत बात। या एक निवेश को बढ़ावा देता है, गलत बात। चलिए, तो पोल लगा लीजिए 1 2 3। सर कितने लोग कांस्टेबल जॉब कर रहे हैं इस क्लास में? भैया बता दीजिए। सादिक अंसारी जी पूछ रहे हैं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पुलिस कांस्टेबल में काम कर रहे हैं? फक्र महसूस कीजिए कि आप नौकरी कर रहे हैं और पुलिस कांस्टेबल की। ज्योति का आ गया आंसर, ज्योति कर रही हैं। करेक्ट आंसर है ए, ई ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या है? ई ऑप्शन, उपरोक्त में से एक से ज्यादा। याद रखिएगा, सारे के सारे क्या हैं? माध्यमिक पूंजी बाजार हैं। सेकेंडरी मार्केट कहते किसको हैं? जब हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो द्वितीयक बाजार कौन सा बाजार कहलाता है? द्वितीयक बाजार वो बाजार कहलाता है जहां पहले से जारी किया हुआ जो सिक्योरिटीज है, जैसे आईपीओ है, ये प्राइमरी मार्केट में जारी होता है। ट्रेडिंग कहां होता है? सेकेंडरी मार्केट में होता है, क्लास में पढ़ाया है। नेक्स्ट, मसेरू किस देश की राजधानी है? बहुत इजी क्वेश्चन है। मसेरू कौन नहीं जानता है? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, लिथिगो, सेनेगल। पोल लगाइए 1 2 3।
ये क्वेश्चन आपको 60 से 62वीं में पूछा हुआ सवाल है। 60 से 62वीं का ये सवाल है, गलत नहीं होना चाहिए। मसेरू, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का गलत नहीं है, सही ही है ना। बेसिकली इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है वो समझ लीजिए। लिथोसो, लिथोसो एक कंट्री है, उसकी राजधानी है ये, और याद रखिएगा ये सबसे बड़ा शहर माना जाता है, सबसे बड़ा शहर इसको माना जाता है। ये बेसिकली एक तरह से फ्री स्टेट एरिया कहलाता है, यानी फ्री स्टेट प्रांत कहलाता है, और दक्षिण अफ्रीका के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये किस नदी पर बसा हुआ है याद रखिएगा, तो कैलेडन नदी, कैलेडन नदी याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों। कैलेडन नदी के आसपास इसके, कैलेडन नदी ये बह रही है, इसके बाएं तट पर बसा हुआ है। कहां बसा हुआ है, इसके बाएं तट पे बसा हुआ है। अगर आप इसकी बात करेंगे तो लिथोसो, पहले इसका नाम क्या था, सिर्फ थोसो था। क्या नाम था, सोथो, सिर्फ सोथो इसका नाम हुआ करता था। और बेसिकली ये सोथो इसलिए नाम होता था क्योंकि यहाँ के जो हेड होते थे उनका नाम सोथो था। ठीक है, नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में लैटिना यानी रेखा प्रसाद और फमसाना जैसी संरचनाओं का उपयोग किया गया था। लैटिना एंड फमसाना बहुत इजी है, आप पढ़े भी होंगे, मुझे याद है किन चीजों में यूज किया गया था। मकबरा बनाने में, मंदिर बनाने में, दक्षिण भारत में बौद्ध स्तूप में, इनमें से कोई नहीं। पोल लगाइए 1 2 3। आरके शर्मा, नेहा रंजन, सोनू, अन्नू कुमारी, रोमा जायसवाल, बहुत सारे लोग आ गए हैं क्लास में। दिलकश, दिलकश जी बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई, कैसे हैं जरा बताइएगा जरूर मुझे। हाउ आर यू दिलकश, मस्त तो हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। करेक्ट आंसर है बी। देखिए उत्तर भारतीय मंदिर, देखिए भारतीय मंदिर के अंदर में बेसिकली अगर आप बात करेंगे तो लैटिना या गर्भगृह या किसको क्या कहा जाता है, तो भारत मंदिर के अंदर में नागर शैली, याद रखिएगा कौन सी शैली मेरे दोस्तों, तो नागर शैली प्रसिद्ध हुआ करती थी, नागर शैली। और नागर शैली में क्या होता था, जो मंदिर होता था वो मंदिर के ऊपर में ऐसे ऐसे करके गुंबद हुआ करता था, ऐसे ऐसे करके क्या होता था, गुंबद होता था। और उस गुंबद के नीचे ऐसे फिर ये मंदिर का ये टॉप स्ट्रक्चर हुआ करता था, याद रखिएगा। ठीक है, इस गुंबद के ऊपर एक कलश लगा हुआ था, इसको कहते थे कलश, इसको कहते थे अमकलश, अमालस कहते थे, इसको ध्यान रखिएगा। इसको शिखर कहते थे, इसको क्या कहते थे, शिखर। बिहार के अंदर में जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण आया है, अभी अभी हाल में ही आया है ये सर्वेक्षण, पिछले साल यानी 2021 के शुरुआत में आया है। इसमें बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है, बिहार के अंदर में 5.9, 7.2, 6.1, 4.6। पोल लगाइए 1 2 3। बिहार में कितनी है, बस आपको ये बताना है कि बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है। टाइम हो गया मेरे दोस्तों, आप याद रखिएगा 7.2%। बिहार के अंदर में बेरोजगारी दर कितनी है, 7.2 है। और याद रखिएगा पूरे एवरेज इंडिया का कितना है, तो 6.1% है इंडिया का। न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, याद रखिएगा जुडिशियरी यहां पे है और यहां गलत पूछ रहा है। न्यायपालिका को संसद द्वारा, थोड़ा धीरे पढ़ेंगे ध्यान से समझिएगा, न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार है। मतलब जो संसद पारित कर दे रही है उस कानून को ये रद्द कर देगा, एकदम सही बात है। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों और सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्य सरकारों के बीच नहीं, एकदम सही बात है। न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करती, एकदम सही बात है, इंडिपेंडेंट होता है जुडिशरी। यह नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये गलत बात है। तो पोल लगाइए 1 2 3। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आंसर गलत हो गया है, बहुत सारे लोगों का आंसर गलत हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना, बहुत बढ़िया, बता नहीं सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अरे भैया, राज्य सरकार के बीच का डिस्प्यूट नहीं कैसे होगा, राज्य के डिस्प्यूट को भी तो यही सुलझाता है, स्टेट एंड स्टेट को भी तो यही सुलझाता है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की एमपीसी क्या तय नहीं करती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है वो क्या तय नहीं करती है, रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रिवर्स रेपो रेट। तो पोल लगाइए 1 2 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त, गर्दा उड़ा दिए आप लोग तो आज। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो करेक्ट आंसर होगा ई ऑप्शन।
ये सारे तय आरबीआई ही करती है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, पहले कौन होता था इसके, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई, इसमें 6 मेंबर होते हैं, ध्यान रखिएगा 6 मेंबर। इसमें 3 मेंबर जो होते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, जबकि 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं। उसमें एक हमारे गवर्नर होते हैं, जिनके पास हेड होते हैं ये गवर्नर। और कोई भी सरकारी अधिकारी एमपीसी के लिए मनोनीत नहीं किया जाता है। ये 3 सदस्य जो होते हैं ये आरबीआई के लिए होते हैं, जिसमें गवर्नर जो होते हैं, गवर्नर हमारे पदेन अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा, पदेन अध्यक्ष होते हैं कौन, गवर्नर। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड, अगर ये गलत हो गया तो इस माथा फोड़ लेंगे हम अपना, अगर ये गलत हो गया तो। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह। जेल में आदमी रहा कितना दिन, इस आदमी ने जेल में अपनी जीवन काट दी, इंडिया डिवाइडेड। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैंने ही एक्साइटमेंट में आंसर गलत लगा दिया। अब आप लोग हंस लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति थे। लगभग 12 साल 1950 से लेकर 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति थे। बिहार के लाल थे, सिवान के जीरादेई में पैदा हुए थे, स्कूल जिला स्कूल में पढ़े थे, और इन्हीं की कॉपी पर लिखा गया था एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनी। आज के टीचर में ये उनके आज के जैसे, अगर आप मुझे कहिएगा ना सर लिख दीजिए कि स्टूडेंट ज्यादा जानता है टीचर कम जानता है, मैं नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन ये क्रेडिबिलिटी होती है कि उस जमाने उनके कॉपी में लिखा कि भैया एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनी। याद रखिएगा, पेशे से ये व्यक्ति वकील थे, क्या थे, लॉयर थे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और स्वतंत्रता के संग्राम के दौरान ये भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये शामिल हो गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या से जल में घुलने वाला नहीं होता, सॉल्यूबल नहीं है। आपको अगर याद होगा तो ये 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, उस पर विवाद भी हुआ था, इस क्वेश्चन पे विवाद भी हुआ था, याद रखिएगा। तो ये पूछ रहा है कि जल में कौन घुलनशील है, तो ए बी ई के ई, आंसर ई ऑप्शन। विवाद हुआ था, फिर आयोग ने क्या किया था, आयोग ने इसका उत्तर जारी किया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। कान लगा के सुनते हैं आप लोग कि सर धीरे से क्या बोल रहे हैं, तो धीरे से बोलने के चक्कर में ये गलत हो जाता है। तो करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों हो जाएगा विटामिन बी। याद रखिएगा, घुलनशीलता की बात करते हैं, अगर वाटर सॉल्यूबल की बात करते हैं तो विटामिन बी भी वाटर सॉल्यूबल है और विटामिन सी भी वाटर सॉल्यूबल है, दोनों ही घुलनशील होते हैं। इसीलिए लोग कहता है कि विटामिन सी का च्युइंगम जो है ना चबा के खा जाइए मुंह में लेके, है ना। और ये दोनों इसलिए ये दोनों जो विटामिन बी और सी होते हैं ये व्यक्ति के मूत्र के द्वारा बाहर बहुत इजीली निकल जाते हैं, ये सॉल्यूबल होते हैं इसी के कारण। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट नहीं है। बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट नहीं है। आपको पता है कि हॉटस्पॉट उस क्षेत्र को कहते हैं जहां जैव विविधता के बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। हिमालय, विंध्य, उत्तरी पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। यस, एडी ई के इज ऑल्सो। रवि प्रकाश जी, आपसे नम्र निवेदन है, करबद्ध निवेदन है मेरे भाई कि आप कमेंट बॉक्स में उत्तर नहीं दीजिए, है ना। तो टाइम हो गया, आप करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, विंध्यन। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, विंध्यन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो ये आपको पूरा इलाका पता ही है कि ये हिमालय है, तो बगल में बड़े बड़े पेड़ होंगे ही, बायोडायवर्सिटी का होगा ही। और भारत में कुल 3 ऐसे ही हॉटस्पॉट है। भारत में टोटल कितने हैं, 3 हैं, याद रखिएगा। पहला है हिमालय, दूसरा दूसरा है उत्तर पूर्वी भारत, जिसको आप नॉर्थ ईस्ट वाला चिकन नेक वाला इलाका कहते हैं ना, ये चिकन नेक वाला इलाका, ये इलाका पहला, और दूसरा हिमालय, और तीसरा ये जो हमारा पश्चिमी घाट का इलाका है। ये भारत में कुल 3 ही बायोडायवर्सिटी जगह पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, 3 ही स्पॉट है। नेक्स्ट, वहाना मास्टर क्लास नामक पुस्तक किसने लिखी थी। बहुत फेमस पुस्तक है, आपको पता है, एक इटालियन लेखक है, मैंने नाम बता दिया, इटालियन लेखक ने किताब लिखी थी, किताब का नाम था वहाना मास्टर क्लास। पोल लगाइए 1 2 3।
देखिए मेरे भाई, रोज रोज पीडीएफ का आप लोग ना पीडीएफ कहते हैं, तो इसका मैंने एक परमानेंट सॉल्यूशन कर दिया है। अब पीडीएफ अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में, आपको पता है कि अनअकैडमी ने मना कर दिया है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप मोबाइल नंबर शेयर करना, तो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूं। तो उसके लिए एक मैंने परमानेंट सॉल्यूशन निकाला है, और वो सॉल्यूशन बड़ा बेहतरीन सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये सिंपल सा है मेरे दोस्तों, सॉल्यूशन ये सिंपल सा है कि मैं आपको एक परमानेंट लिंक दे दूंगा, परमानेंट आपको लिंक दे दूंगा, डेली आप उसको खोलिएगा, उसमें अपडेटेड रहेगा अपने आप, ठीक है। और ये यहाँ पे लिंक मैंने दे दिया है, इसको कॉपी करके ऐसे क्लिक करके कॉपी करके रख लीजिएगा आप इसको, ठीक है। इस लिंक को क्लिक करके कॉपी करके रख लीजिएगा अपने पास, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा अल्फ्रेडो कोवेली। ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेडो कोवेली ने बच्चों के लिए और यंगस्टर टीनेजर्स के लिए एक अपनी किताब लिखी जिसका नाम था वाहना मास्टर क्लास। बहुत विवादों में ये पुस्तक रही थी, ये विवादों में इसलिए पुस्तक रही थी क्योंकि इस पर भारतीय संस्कृति के ऊपर टिप्पणियां थी। इसमें भगवान श्री गणेश की बात कही गई थी, भगवान श्री गणेश पर इस पर एक कहानी भी लिखी गई थी। तो भारतीय संस्कृति के बारे में था, इसलिए थोड़ा जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने एक जनपद, यहां जनपद के बाद डैश है, एक जनपद डैश एक उत्पादक नामक अभियान शुरू किया है? कौन सा राज्य है जिसने एक जनपद और एक उत्पाद शुरू किया है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, लद्दाख। पोल लगाइए 1 2 3। राज अमन जी, बैक क्वेश्चन में क्या दिक्कत था? ये लीजिए बैक क्वेश्चन। अब 23 हम नहीं जा सकते हैं भाई, सॉरी, बाद में कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर में ये शुरू। अच्छा, ऐसे भी ना जनपद हमेशा मैक्सिमम सुने होंगे यूपी में ही कहा जाता है कि बरेली जनपद में, यहां जनपद में, वहां जनपद में, आपने सुना होगा। और बेसिकली ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए किया गया था कि लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की मार्केटिंग की जाए, उसका प्रचार प्रसार हो, प्रोत्साहन हो, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हर जगह अवेलेबल हो। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसी शिल्पकला यूपी के पास है वैसा किसी के पास नहीं है, याद रखिएगा, है ना। कपड़ों पर जरी, गेहूं पर जरी, चावल पे नाम लिख देना। सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे अच्छे उदाहरण है, स्कूल में पढ़ते आ रहे होंगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम, कठोर कर्षित हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर, कार्डियम कॉपर कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। पोल लगाइए 1 2 3। डन डनाडन, बहुत सारे लोगों का डन हो गया है मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोगों का डन हो गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अर्धचालक। क्या हो जाएगा आंसर? अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों सबसे बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाने वाले सेमी कंडक्टर हैं। आपको याद होगा सिलिकॉन का ही यूज एग्जाम में पूछता है कि चिप बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप आंसर क्या मारते हैं? सिलिकॉन ही होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर का क्लास कितने बजे होता है? सुबह में 8 बजे जीएस का होता है डिस्कशन डिटेल के साथ। 9 बजे सिर्फ ये आधा घंटा का क्लास होता है, 30 मिनट का। आज ही शुरू हुआ है, आज पहला दिन हुआ है, इसलिए 30 मिनट का होता है क्योंकि आपको यूपीएससी के लिए करंट अफेयर नहीं पढ़ाना है, आपको बीपीएससी के लिए करंट अफेयर पढ़ना है। और बीपीएससी के लिए 10 न्यूज बहुत होता है एक दिन का, और 10 एमसीक्यू बहुत होता है। अगर आप डेली करेंगे काफी है, और ये कराने में 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है? बताइएगा मुझे। बिहार हिंदू, बिहार हेराल्ड, द मदरलैंड, बिहार क्रॉनिकल। क्रॉनिकल बुक भी आती है, आप जानते हैं मेरे दोस्त। लिंक प्रॉपरली काम कर रहा है, मैंने वेरीफाई किया है। ऐसे मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई चेक करवा लेता हूं अभी, ठीक है ना। मैंने जो लिंक पिन किया है उसको देख लीजिए भाई। तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, बिहार हेराल्ड। याद रखिएगा, बिहार हेराल्ड जो न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़पेपर बिहार का पहला था। देखिए बिहार के अंदर में अगर आप प्रेस के विकास, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिहार में प्रेस का विकास, ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा। प्रेस का विकास बिहार में प्रेस का पहला समाचार बिहार हेराल्ड कब? 1875 में। किसने शुरू किया था? तो गुरु प्रसाद सेन ने, गुरु प्रसाद सेन। क्रोम में, गूगल क्रोम में ओपन हो रहा है, गूगल क्रोम में ओपन हो रहा है, आप चेक कीजिएगा, एरर नहीं है, गूगल क्रोम में हो रहा है ओपन। तो बिहार हेराल्ड की बात कर लीजिए। सुनिए, बिहार में बिहार हिंदू जो न्यूज़पेपर है, ये सबसे पुराना न्यूज़पेपर है जो 1874 में शुरू हुआ था, है ना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? साइंस का क्वेश्चन नहीं है, पूरा मिक्स क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। पटना कलम पेंटिंग भी है, ओके, पटना कलम।
राज तरंगिणी बिहार के मिथिला की संगीत परंपरा के प्रामाणिक इतिहास का प्रमुख स्रोत है। सही बात है। गया बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र है। एकदम सही बात है। मधुबनी चित्रकारी बिहार के मिथिला क्षेत्र से संबंधित है। सही बात है। पटना कलम जर्नल से संबंधित है। ये भी सही बात है। तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन लीजिए। कुछ हुआ क्या? एनीथिंग हैपेंड? चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया मेरे दोस्तों? करेक्ट आंसर हो गया, देखिए, पटना कलम पेंटिंग। अगर आपसे आज के बाद कोई पूछे ना कि पटना कलम पेंटिंग क्या है, तो बोलिएगा पटना कलम पेंटिंग 18वीं से 20वीं शताब्दी के बीच का बिहार में फला फूला फूल पत्ती वाली मुगल पेंटिंग की एक शाखा है। इसमें क्या होता था पटना कलम पेंटिंग में? चित्र बनता था पौधा का, फूलों का, धातुओं का, उस सबसे रंग निकाला जाता था, उसका चित्र बनता था। पटना, दारापुर, आरा, आरा जिला घर बा तो हर बात के डर बा, ये सब जो है यहां फेमस जगह हुआ करती थी। नेक्स्ट, स्थानीय, अरे भैया लिंक नहीं ओपन हो, कैसे हो रहा है? लिंक ओपन होगा, पहले आप क्लास कीजिए, लास्ट में हम बता देंगे कैसे ओपन होगा। स्थानीय स्वशासन को एक अभ्यास के रूप में सबसे अच्छा समझा जा सकता है संघवाद से, फेडरलिज्म। स्थानीय लोकल गवर्नमेंट की बात जब आएगी तो आपको पता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासकीय प्रयोजन का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। टाइम हो गया। आप करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का। डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए क्योंकि जो नागरिकों को व्यवस्थाएं क्या करनी है, सुगम करनी है, नागरिकों के प्रति सरकार क्या है, उत्तरदायी है, तो उनकी सुविधाओं के लिए स्वशासन की बात होती है। पंचायत, लोकल मतलब क्या हो गया? पंचायत, नगर पालिका, ये सब क्या है? ये सब स्वशासन के उदाहरण है। ठीक है। मध्यकालीन स्थापत्य, देखिए भैया कुछ दिन पहले ही पढ़ाए थे स्थापत्य कला, और उसमें दिल्ली सल्तनत चल रहा था। दिल्ली स्थापत्य कला, मथुरा स्थापत्य कला, गंधार स्थापत्य कला, गोथिक स्थापत्य कला। टाइम हो गया। आप करेक्ट आंसर है दिल्ली स्थापत्य कला। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, दिल्ली स्थापत्य कला एक बार से अगर समझिएगा तो शुरू में ये दिल्ली स्थापत्य नहीं थी, ये इस्लाम स्थापत्य था, या यूं कह सकते हैं कि मुस्लिम वास्तुकला ये थी एक तरह से पूर्ण रूप से। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, कुतुबुद्दीन ऐबक का जब टाइम आया तो मुस्लिम इमारतें जब बनी तो इमारतों की पहचान मुस्लिम चित्रकला के रूप में हुई, और बाद में उसी चित्रकला की शैली का उपयोग बाकी लोगों ने भी किया, जिसके कारण कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। भुगतान से, जिसको आप बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, इकोनॉमिक्स का बहुत फेमस टर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना? उसमें क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट दिखता नहीं, इनविजिबल होता है। निम्न में से कौन सा पूंजी खाते का भाग नहीं है? आंसर ही बता दिए क्या? कोई बात नहीं, जान दो। गलती हो गई हमारे से। चलिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, भुगतान शेष की जब बात करते हैं तो ये सारे चीज को भुगतान, निम्न में से कौन सा पूंजी खाते का भाग नहीं है, तो ये नहीं है। बाकी ये सारे क्या हैं? कैपिटल अकाउंट के पार्ट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एनके सिंह समिति बहुत फेमस कमिटी है, किस चीज से संबंधित है? मौद्रिक नीति गलत, राजकोषीय उत्तरदायित्व और एफआरबीएम, सीधा एक लाइन में कह लीजिए ना इसको, एफआरबीएम एक्ट, गरीबी रेखा का निर्धारण, जेंडर बजटिंग। टाइम अप। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, मौद्रिक नीति समिति। गलत, सही है? नहीं, गलत है। करेक्ट आंसर होगा एफआरबीएम एक्ट। अब आप कहेंगे सर ये एफआरबीएम एक्ट होता क्या है? बेसिकली एफआरबीएम एक्ट का गठन 2016 में किया गया था, और इकोनॉमिक्स का यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको माना जाता है। इसने क्या सिफारिश किया था? इसने 2016 में ये कमेटी बनी थी, इस कमेटी ने कहा था कि सरकार को 31 मार्च 2020 तक
भारत सरकार को अपना जीडीपी का जो डेफिसिट है वो घटाकर 3% तक कर लेना चाहिए। उसके बाद इसी एफआरबीएम एक्ट ने कहा था कि 2020 में 3, 2021 में 2.8 और 2023 में 2.5% तक घटा देना चाहिए। वित्तीय घाटे को लक्ष्य दिया था, निर्धारित किया था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 8वां राज्य बन गया? आपको पता है कि अब भारत के अंदर में नीति आयोग ने भी इंडेक्स निकाल दिया है, आंध्रा, बंगाल, केरल, तमिलनाडु। सब लोग जानते हैं क से करेला। रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है ना सर इन सब का? जी बिल्कुल राजाराम मिश्रा जी, रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल रहता है, बिकॉज वी आर अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। तो टाइम हो गया, आप करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सी ऑप्शन केरला। देखिए समझिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होता है कि आपके राज्य में कितना लाल फीताशाही कम है, रेड टैपिज्म कम है। अब एक दुकान खोलना है तो ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, फॉरेस्ट अप्रूवल लाओ, लेबर लॉ का अप्रूवल लाओ, इसका लाओ, उसका लाओ। ऐसे आप तंग कीजिएगा तो कोई भी आदमी निवेश करने नहीं आएगा, है ना? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये 8 इसलिए पूछा गया है मेरे दोस्तों श्वेता वर्मा जी, क्योंकि अभी हाल ही में ये हुआ है, हाल ही में डिक्लेयर हुआ है और इस पे खूब विवाद हुआ था। केरल ने क्लेम किया था कि हमको रैंकिंग कमजोर दिया गया है। केंद्रीय बजट का उल्लेख, केंद्रीय बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 110, 112, 113, इनमें से कोई नहीं। पोल लगाइए 1 2 3। फर्स्ट पे कर्नाटका है। मुझे पता था ये गलत होगा। चलिए कोई बात नहीं, ट्रैप हो गए आप लोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है, कहीं भी उल्लेख नहीं है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका उल्लेख हमारे पास है और वाली उल्लेख है आर्टिकल 112 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो गड़बड़ाइएगा मत। अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद? चाउमीन खाओगे अभी? अभी नूडल्स कहां मिलेगा? अभी नूडल्स नहीं मिलेगा। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? विच आर्टिकल इज देयर? तो आर्टिकल 235, 241, 244, 248। पोल लगाइए 1 2 3। चलिए तो टाइम हो गया। आप करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 244। देखिए 244 में क्या दिया हुआ है? तो अनुसूचित क्षेत्रों के में और जनजातीय क्षेत्रों से प्रशासन की बात कही गई है। इसमें संविधान किसको अधिकार देता है? तो ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति चाहे तो कल को बिहार को भी अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति उसकी सीमाओं को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या खूब कहा था कि सीमाएं नहीं घटती हैं, सीमाएं नहीं खिंचा करती हैं कागज की लकीरों पे, ये बढ़ती घटती रहती हैं वीरों की शमशीरों पे। जिस देश की वीर जितने सेनाएं जितनी वीर हैं, उस देश की सीमा ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है? तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। राष्ट्रपति क्षेत्रों को बढ़ा सकता है या घटा सकता है या सीमा को बदल सकता है। और राज्यपाल के परामर्श के बाद वो क्या कर सकता है? वो पदनाम को रद्द कर सकता है या अनुसूचित क्षेत्र को फिर से डिफाइन कर सकता है कि नहीं, डेफिनेशन ही बदल दिया जाए उसका। निम्न में से कौन एक आर्द्र भूमि, वेटलैंड के बारे में पूछ रहा है। एवरीबडी नोज की तराई क्षेत्र, दलदल, मैंग्रोव, पश्चिमी घाट। पैर ऊपर में लगेगा कि पानी कुछ नहीं है, सूखा हुआ, अचानक से पैर नीचे चला जाता है ना? तो पोल लगाइए 1 2 3। पुराना शशि सर इज बैक, है ना? नहीं, आज से मैंने शुरू कर दिया है, सुबह से अब शुरू हो गया हूं। आज से मशीन चालू हुआ है। अब 67वीं तक हम लोग कोशिश करेंगे कि मशीन चलता रहे, है ना? तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, पश्चिमी घाट। याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या है? पश्चिमी घाट होगा, पश्चिमी घाट। अच्छा,
आर्द्रलैंड, वेटलैंड क्या कहते हैं? अच्छा, वेटलैंड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाई आर्द्र भूमि? आर्द्र भूमि ये होता है कि वैसा क्षेत्र जो मौसमी रूप से या स्थायी रूप से जल से पूरा तृप्त होता है। और वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को हमेशा पानी से लबालब भरा हुआ रहता है। आर्द्र भूमि जब होगी तो आर्द्र भूमि के अंदर में ऑटोमेटिकली तराई का क्षेत्र आएगा, ऑटोमेटिक दलदल रहेगा, ऑटोमेटिक मैंग्रोव रहेंगे। और पश्चिमी घाट आर्द्र भूमि नहीं है। विश्व ब्रेल दिवस 66वीं में या 65वीं में, 66वीं का है या तो 65वीं में, ये पूछा हुआ सवाल है, किसी एक में है ना। 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, पूरी दुनिया जानती है हैप्पी बर्थडे, एकदम नया नया साल शुरू होता है। 65वीं में है ना, 65वीं का पूछा हुआ है। ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, तो टाइम अप, करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन, 4 जनवरी को मनाया जाता है पूरी दुनिया के अंदर में। इसकी शुरुआत अंतरराष्ट्रीय, ये विश्व जो है ना अंतरराष्ट्रीय की शुरुआत हुई थी 4 जनवरी 2019 को ही, ध्यान रखिएगा। 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2018 में इसको यूनाइटेड नेशन ने पारित किया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको पारित किया था और इसकी शुरुआत 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रस्ताव को पारित 2018 में किया गया था और शुरुआत 2019 में और 2020 में 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना। उत्खात भूमि स्थलाकृति और रेत के टीले किस प्रकार की स्थलाकृति हैं? मतलब बैडलैंड टोपोलॉजी और सैंड ड्यून्स, याद है ना, ये सैंड ड्यून्स और बैडलैंड। तो पानी से कटा हुआ शुष्क भाग, बहुत इजी है, डायरेक्टली पानी से कटा हुआ तो शुष्क भाग होगा ही होगा। और रेत के टीले क्या होते हैं? देख लीजिए ऑप्शन में, हवा से कटा हुआ गलत, पानी से कटा हुआ गलत, पानी से कटा हुआ गलत, निक्षेपण से। तो पोल लगा दीजिए 1 2 3। टाइम अप, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा इस पे। इसको डिस्कस करना है तो डिस्कस भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, रवाइन्स, प्लाजा, पेडिमेंट्स, बजावा, रील, ये सब क्या है? शुष्क है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के कलिंग युद्ध से आज, यही तो ऐसा युद्ध हुआ जिसके बाद अशोक का मन बदल गया है ना। सहबाजगढ़ी वाला आपको कहानी याद होगा। ब्रह्मगिरी भृगु मास्की शिला अभिलेख 10-3-13, हाँ ठीक है, 10-3-13। इसको अंग्रेजी में रॉक एडिक्ट कह लीजिए या मेजर रॉक एडिक्ट भी बहुत जगह आपको मिलेगा बुक के अंदर में, मेजर रॉक एडिक्ट। टाइम अप, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, शिला अभिलेख 13वीं। याद रखिएगा, मौर्य जो ये कलिंग का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? 261 से लेकर 260 के बीच में ईसा पूर्व के अंदर में ये युद्ध माना जाता है। इस युद्ध के परिणाम क्या हुए? इस युद्ध के प्रमाण भी बहुत मिलते हैं और प्रमाण का सबसे जो कड़ा प्रमाण है वो है रॉक एडिक्ट मिलता है, मेजर रॉक एडिक्ट 13 मिलता है। सौराष्ट्र के जूनागढ़ में, ध्यान रखिएगा, कहां पे? सौराष्ट्र के जूनागढ़ में, इसे जूनागढ़ के अंदर में गिरनार एक जगह है, उसी गिरनार में इसको स्थापित किया गया था। अब बेसिकली ये कहां चला गया है तो आपको पता है, वहां स्थापित किया। बाद में उत्तराखंड के देहरादून में कालसी है, वहां किया। पाकिस्तान में पवेश्वर जिला है, वहां किया। शहबाजगढ़ी में किया। आंध्रा गया तो कुरनूल के अंदर में एनागुंडी है, वहां स्थापित किया। तरह तरह की बातें हुई हैं इसके बारे में। नेक्स्ट, किसने सूरवीरों को, थोड़ा जल्दी कीजिए, स्पीड बढ़ाइए, 10 मिनट है, 10 सवाल बचे हैं। किसने सूरवीरों को सबसे मजबूत करने हेतु अर्ध स्वायत्ता दी और मराठा राज्यों के लिए एक संघबद्धता बनाई? मराठा के लिए संघबद्धता, डिक्लाइन से पहले का टाइम पीरियड, बाजीराव, शिवाजी, महाराणा प्रताप, माधवराव। टाइम हो गया है अब मेरे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा, माधवराव। इसलिए मैं माधवराव बोल रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, मराठा भी बहुत स्ट्रांग हो चुके थे और माधवराव ने ही सबसे मजबूत करने के लिए सबसे पहले क्या की थी? अपने लोगों को आजादी दे दी थी, अर्ध स्वायत्ता दे दी थी और मराठा के राज्यों का एक संघ बना दिया था ताकि वो मजबूत हों। चाहे बड़ौदा के अंदर में गायकवाड़ की बात कर लें, इंदौर की बात कर लें, मालवा की बात कर लें, मालवा के अंदर में होलकर थे,
ग्वालियर, उज्जैन, इन सब के अंदर में सिंधे हुआ करते थे, नागपुर में भोसले हुआ करते थे, वे सभी लोग ऐसा हुआ करते थे। बाजीराव तो स्ट्रांग थे ही मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? देखिए ये डेफिनेशन है, ये क्वेश्चन पूछा हो सकता है। बेसिकली पर्यावरण के लिए संबंधित है, मानव अधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र की कार्य योजना है, नाभिकीय निरस्त्रीकरण के 21 अध्यायों की पुस्तक है, सही है। यह 21वीं सदी में वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है, या दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ की आगामी बैठक में अध्यक्ष चुनने का एजेंडा है। टाइम हो गया, आप करेक्ट आंसर होगा सी। देखिए इसके बारे में 3 चीज जानिए। पहले तो ये समझिए कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया, जैसे अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, एसडीजी पढ़ते हैं ना, कि 17 गोल है हमारे पास 2030 तक पूरा करना है, उसी तरह का ये एक एजेंडा था। ये एजेंडा बना था 1992 में, 1992 में ब्राजील के अंदर में। ब्राजील में कहां पे? तो रियो डी जेनेरियो में। कहां पे? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो के अंदर में ये बना था। इसमें एक पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, और उसी पृथ्वी शिखर सम्मेलन का ये प्रोडक्ट है। जैसे ब्रेटन वुड्स का प्रोडक्ट क्या है? आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, आईबीआरडी है, गैट है, गैट से बाद में डब्ल्यूटीओ बदला, ये सब ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट है। तो उसी तरह से पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में। इसलिए एग्जाम में सवाल पूछता है, इसलिए मैं बता रहा हूं, एग्जाम में पूछता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। किसके कहां हुआ था? तो ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, याद रखिएगा। उसमें 21 को मामला था कि ये विकास करना है। केंद्र राज्य संबंध किस आयोग? ओके, नो प्रॉब्लम खुशबू, प्लीज जाइए, आराम कीजिए, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको कोविड है, आप क्लास बंद कीजिए, फटाक से एकदम तुरंत बंद कीजिए, आराम कीजिए जाके, क्लास भी 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध किस आयोग से संबंधित है? अगर ये सवाल गलती हो गया तो समझ लेना, गुस्सा आ जाएगा हमको। केंद्र राज्य संबंध के बारे में पूछ रहा है। सरकारिया मंडल राजमन्नाल बलवंत राय मेहता, पोल लगाइए। ई क्यों होगा? देखिए सरकारिया आयोग, सुनिए, पोल लगाइए फिर से, मजाक नहीं, सीरियसली फिर से पोल लगाइए। खैर चलिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं देख रहा था कॉन्फिडेंस लेवल कितना है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग, ठीक है ना। 1983 के अंदर में मेरे दोस्तों याद रखिएगा, 1983 के बीच में राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंधों को और शक्ति का संतुलन करने के लिए सरकारिया, उसकी जो शक्ति थी वो संतुलित है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। इसकी सिफारिशें बहुत सारी थी कि भैया जो काराधन है उसकी शक्तियां संसद के पास हों, केंद्र को समवर्ती सूची पर कानून बनाने से पहले राज्यों से परामर्श लेना चाहिए, तमाम तरह की ये सब बातें उसने कही थी। और सरकारिया आयोग ने ही बताया था कि 370 को हटाना चाहिए, याद रखिएगा, ये भी एक तर्क है। लेकिन 1969 के अंदर में, सुन लीजिए, 1969 के अंदर में पीवी राजमन्नार मुख्यमंत्री, पीवी राजमन्नार को एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर एम करुणानिधि, उन्होंने डीएमके सरकार जब बनी थी तो याद रखिएगा किसको, तो पीवी राजमन्नार को भी ये काम दिया था। तो राजमन्नार का अगर नाम आ जाएगा तो ई ऑप्शन आंसर हो जाएगा। त्रिभुजों का आधार, मैथ्स का क्वेश्चन है। दो त्रिभुजों के त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, आधार का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये 3:4 है, स्क्वायर कर दीजिए, 3 3 का 9, 4 4 का 16, उल्टा कर दीजिए तो ए। उल्टा क्यों मेरे भाई, ये बता रहा हूं, सुनो।
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ इंटू एक्स इंटू 3h मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई हाफ इंटू वाई इंटू 4h मान लेते हैं, बराबर 4/3 हो जाएगा। हाफ हाफ कट जाएगा, h से h कट जाएगा, तो ये देखो ना, ये 3×3 का 9 नीचे आ जाएगा, ये 4×4 का 16 ऊपर चला जाएगा, इसीलिए पलट दिया जाता है 16:9। मैथ्स का क्वेश्चन है, रहने दें, छोड़ दें। चलिए मैथ्स छोड़ देते हैं, मैथ्स में क्या करना है। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 36 सेकंड में एक विद्युत पोल को पार करती है, ट्रेन की लंबाई कितनी है? ये ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, पोल को 36 सेकंड में हो गया, यानी स्पीड दे दिया, टाइम दे दिया, ट्रेन की लंबाई निकालना है, यानी डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, आप चाहिए तो फटाक से गुना कर लीजिएगा, है ना। यहां पे किलोमीटर पर आवर है, यहां पे सेकंड है, ध्यान रखिएगा। टाइम अप हो गया, कैसे? देखिए 72 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर को कल पलटने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, और इंटू 36 सेकंड है, तो 18 दूना का 36, 5 दूनी 10, 720। ये तो और इजी क्वेश्चन है, ये किसका क्यूब रूट है अगर आप पहचानते हैं, -√(x) बराबर दिस, तो x का मान निकालिए, कह रहा है x का मान 22 का 444, 21 का हो गया 441, ठीक। कैसे? ये अगर आप देखिएगा तो ये 25 का क्यूब है, तो 25 माइनस √x बराबर 4, तो यहां से 4 इधर घट जाएगा, तो 25 माइनस 4 बराबर √x, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर बचा 21, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होता है। यदि a प्लस बी बराबर -8, a² प्लस b² बराबर 34, तो ए बी का मान क्या होगा? ये फॉर्मूला है, केवल फॉर्मूला है, आपको पता है ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस का 2ab। a प्लस बी का आपको वैल्यू गिवन है, a² प्लस b² का वैल्यू गिवन है, तो ए बी निकालना है, इजिली फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, ए बी बराबर 15। टाइम इंड हो गया, देखिए कैसे, a प्लस बी -8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना है? यहाँ 34 है, तो 34 बराबर 2ab प्लस 2ab, ये 34 इधर घटाइएगा तो 30 आएगा, 30 बराबर 2ab, तो 2 से ये 15 बार में कट जाएगा, ab बराबर 15। दो नल टंकी एक दूसरे को क्रमशः 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा 30 घंटे में खाली कर सकता है। अगर तीनों को खोल दिया जाए तो कितना में लगेगा? देखिए ये 15 में भरता है, ये प्लस है, ये प्लस है, और ये माइनस है 30 का। एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम होगा 60, 15 से 4, 20 से 3, 30 से 2। अब बना दीजिए, अब आपको सॉल्व सिर्फ करना है, अगर आपको सॉल्यूशन करने आता है तो आप बना सकते हैं इसको। टेलीग्राम चैनल का लिंक देना मनीष जी मना है मेरे दोस्त, टेलीग्राम चैनल का लिंक देना मना है। आप टेलीग्राम में जाइए, सर्च कीजिए बीपीएससी बाय शशि शरण, कहीं दिख जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए 4 और 3 7 भरता है पानी और निकलता कितना है? 2, तो बचा कितना? 5, 5 से ये कितना बार में जाएगा? 12 बार में जाएगा, है ना, तो 12 आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों में 5,000 रुपए की राशि 10% की ब्याज पर 2,000 रुपए का साधारण ब्याज चाहिए? तो 5,000 पे 2,000 यानी 10,000 पे 4,000, 10% है, 4 साल। फैजा खान मार दिए, देखिए 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 ही सबको, फैजा खान मारी है, इसको आता नहीं है मैथ तो कैसे मार दी? हाँ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 साल, है ना। 5,000 रुपया है, 5,000 पे कितना इंटरेस्ट चाहिए? 2,000 रुपया इंटरेस्ट चाहिए, इसका कितना परसेंट है? मान लो 10,000 होता
तो यहाँ कितना होता है, 4000 होता, क्योंकि ये गुना 2 तो ये भी गुना 2। 10,000 पे 4000 यानी 40%। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10%। 10 से 40 कितने बार में गया, 4 बार में। कोमल गोस्वामी, आर के रंजन, अनुराग, फयाजुर रहमान, प्रिंस, श्वेता वर्मा, परी चौधरी, सिद्धांत श्रीवास्तव, दुर्गा दत्ता और गुल्लू कुमार। तो चलिए हमारी आपकी मुलाकात कल सुबह होगी 8 बजे। कल सुबह 8 AM में हमारी मुलाकात होगी 8 बजे डिस्कशन के साथ। उस क्लास को मिस मत कीजिएगा। वो 1 घंटे का क्लास होता है, लेकिन वो धुआंधार क्लास होता है, ठीक है। ये रहा लिंक गूगल ड्राइव का। यहाँ पे मैंने एक लिंक लगाया। इस लिंक को खोलने के लिए आप गूगल क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करें। गूगल क्रोम ब्राउजर में ये लिंक ओपन हो रहा है, मैंने चेक कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउजर में ओपन करिए। जिनको भी मुझे टेलीफोन कॉल से बात करना है वो आप रात में नहीं, दोपहर में 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में मुझे आप कॉल कर लिया कीजिए, 2 से 3 के बीच में, ठीक है। मैं 2 से 3 फ्री रहता हूं, आप मुझे कॉल कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, सो थैंक यू। उम्मीद करता हूं आज का ये सुपर फास्ट सीरीज आपको पसंद आया होगा। क्लास का फीडबैक जरूर दिखिएगा। आपके फीडबैक के ऊपर ही इस क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो आपका फीडबैक बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़िए और टाइम कम वेस्ट कीजिए। कोरोना के टाइम में व्हाट्सएप फेसबुक से दूर रहिए, अनअकैडमी पर पढ़िए। और हाँ, प्लस कोर्स खरीदे खातिर हमारा कोड SSR10 इस्तेमाल कर लिया लोग। एकरा के मत छोड़िए लोग, ये बहुत जरूरी बा। SSR10 का बटन दबाइए और प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन पाइए। अभी 14 महीने का लेंगे, सॉरी 12 महीने का आप खरीदते हैं तो 2 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी टोटल 14 महीना का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ठीक है। रेफरल कोड है SSR10। क्रोम में खुल रहा है राजा राम जी आपके सामने, मैं अभी ओपन कर रहा हूं। चेक कीजिए दोस्तों एक बार खोल के। 1 मिनट रुक जाइए, मैं तुरंत अभी चेक करवा लेता हूँ। क्रोम में खोलिए, गूगल क्रोम ब्राउजर में क्या एरर आ रहा है चेक कीजिए। अनेबल टू एक्सेस आ रहा है, बट यहां से तो एक्सेस दिया हुआ है। कोई लॉक कर दिया क्या स्टूडेंट में ही? गूगल क्रोम में खोलने पे आ रहा है अनेबल टू एक्सेस। एक्चुअली क्या है ना कि गूगल आपका क्रोम ब्राउजर लॉगिन नहीं होगा गूगल से, है लॉगिन। अब देखिए तो एक बार फिर से दिया है मैंने, पिन किया है। लैपटॉप में हो रहा है क्या, मोबाइल में नहीं हो रहा है? आई थिंक, है ना। हो रहा है। चलिए अब शायद काम कर रहा है। नाउ इट इज वर्किंग। इसको सिर्फ आप कॉपी करके, लिंक को आप कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके किसी व्हाट्सएप में पेस्ट कर लीजिए। व्हाट्सएप में अपने पास किसी मम्मी पापा दोस्त साथी को भेज दीजिए और इसको पोस्ट कर लीजिए, ठीक है। होने लगा। अब हो रहा है, चेक कीजिए एक बार फिर से, चेक कीजिए। प्लीज चेक इट अगेन, प्लीज चेक इट अगेन। हो रहा है, अब होने लगा है, फोन पे भी हो रहा है। नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं, रुक जाइए। अब छोड़ दीजिए। कल टेलीग्राम ग्रुप में जो लोग हैं उनको पेस्ट कर देंगे, बाकी हम देखते हैं कुछ उपाय। आप एक काम कीजिए, अनअकैडमी में कहाँ से देखेंगे आप? फीड, फीड आप नहीं देख सकते हैं ना। क्या अंदर लर्नर सी फीड ऑफ माइंड? बच्चे बता रहे हैं नहीं हो रहा। क्लिक कर रहे हैं, सीधा ईमेल आईडी क्लिक करें, ओपन हो जाएगा। दो बॉक्स बना हुआ है।
अच्छा ठीक है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, फोन में नहीं हो रहा था। विल पुट इट इन टेलीग्राम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।